समय के माध्यम से हमारी यात्रा में आपका फिर से स्वागत है। आज के एपिसोड में हम नंद साम्राज्य की विस्मयकारी दुनिया में तत्लीन कर रहे हैं। कमर कस लें क्योंकि हम इसके उत्थान, शासनकाल और अंतिम विरासत को उजागर करने वाले हैं। हमारी कहानी प्राचीन भारत से शुरू होती है, जहां एक समय छोटा सा साम्राज्य एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरना शुरू हुआ था। नंद साम्राज्य की शक्ति में वृद्धि उल्लेखनीय से कम नहीं थी। साधारण शुरुआत से उन्होंने रणनीतिक रूप से अपने क्षेत्र का विस्तार किया, कूटनीति की कला में भी महारत हासिल की। महापद्म नंद जैसे दूरदर्शी शासकों के नेतृत्व में साम्राज्य फला फूला और उन्होंने शासन और प्रशासन में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। एक ही बैनर के नीचे विविध भूमि को एकजुट करने की उनकी क्षमता, उनकी ताकत और नेतृत्व का प्रमाण थी। जैसे ही नंद साम्राज्य ने अपना प्रभुत्व मजबूत किया, उसने समृद्धि के स्वर्ण युग में प्रवेश कर लिया। साम्राज्य के हर कोने से माल ले जाने वाले व्यस्त व्यापार मार्गों से जुड़े हुए शानदार शहर उभरे। इस अवधि में कला, वास्तुकला और शिक्षा में उल्लेखनीय प्रगति देखी गई। जब नंद साम्राज्य फल फूल रहा था, बाकी दुनिया सिर्फ यह देख रही थी कि भारत ने क्या हासिल कर लिया है। विद्वानों और विचारकों के लिए राजवंश के समर्थन से अविश्वसनीय खोजें हुई, जो आज भी हमारी दुनिया को प्रभावित कर रही हैं। लेकिन सभी महान कहानियों की तरह नंद साम्राज्य की यात्रा ने एक घातक मोड़ ले लिया। आंतरिक असंतोष और बाहरी दबाव ने इसकी एक समय अजेय नींव को नष्ट करना शुरू कर दिया। प्रतिद्वंदी गुटों और सत्ता संघर्षों के कारण साम्राज्य की एकता में दरारें आ गई। नंद साम्राज्य को दुर्जय विरोधियों का सामना करना पड़ा, जो उसकी कमजोरियों का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। इससे इसके पतन की शुरुआत होने लगी। उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों के बावजूद साम्राज्य का पतन सत्ता की अस्थिरता की याद दिलाता था। हालांकि नंद साम्राज्य इतिहास में धूमिल हो गया, लेकिन इसकी विरासत जीवित है। इसने जो एकीकरण हासिल किया और जो सांस्कृतिक प्रगति को बढ़ावा दिया, उसने उस भारत की नींव रखी जिसे हम आज जानते हैं। इसके सबक, सफलताएं और असफलताएं दोनों हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं। कला से लेकर प्रशासन तक, दर्शन से लेकर युद्ध तक, नंद साम्राज्य की छाप हर जगह मौजूद है। यह मानव आत्मा के लचीलेपन और नवीनता का एक प्रमाण है। आइए उनकी कहानी को याद करें, क्योंकि हम इस बदलती दुनिया में अपने रास्ते खुद बनाते हैं। नंदों को, जो बाद में मौर्यों द्वारा पराजित हुए, प्राचीन भारत का पहला साम्राज्य माना जाता है। उनकी उपलब्धियों का उल्लेख पुराणों, बौद्ध, जैन और विदेशी ग्रंथों में भी किया गया है। सिकंदर के समय में भारत आए यूनानियों ने भी नंद साम्राज्य की समृद्धि का वर्णन किया है। इसके अलावा अपने ग्रंथों में उन्होंने अपनी मजबूत सेना और अपार धन का भी उल्लेख किया है। तो ये नंद कौन थे और उन्होंने पूरे उत्तर भारत में इतना बड़ा साम्राज्य कैसे बनाया? हम नंदों के अनकहे अध्याय और उसकी भूली हुई कहानी पर इस वीडियो में प्रकाश डालेंगे। पुराणों के अनुसार एक छत्र यानी आत्मशासक शासकों के रूप में जाना जाने वाले नंदों की उत्पत्ति अभी भी बहस का विषय है। कई ग्रंथ उनकी उत्पत्ति के संबंध में अलग अलग तथ्य बताते हैं। डियोडोरस और कर्टियस जैसे यूनानी विद्वानों के लेखन से पता चलता है कि नंद साम्राज्य का संस्थापक कोई और नहीं बल्कि एग्राम्स था। इसके अलावा कर्टियस के अनुसार नंदों का संबंध निम्न मूल से हो सकता है, जैसे कि उन्होंने अपने लेखों में उद्धृत किया है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अलेक्जेंडर को बताया कि वर्तमान राजा न केवल मूल रूप से कोई भेदभाव वाला व्यक्ति था, बल्कि उसके पिता वास्तव में एक नाई थे, जो बहुत ही निम्न स्थिति का था। इस प्रकार यूनानी ग्रंथों में इस साम्राज्य के संस्थापक को नाई कहा गया है। बौद्ध, जैन और पौराणिक स्रोतों की बात करें तो इन सभी स्रोतों में नंद साम्राज्य के संस्थापक के अलग अलग नाम हैं। बौद्ध स्रोतों के अनुसार इस राजवंश के पहले राजा को उग्रसेन कहा जाता था, जिनका उल्लेख अनंत कुल यानी अज्ञात वंश के रूप में भी किया गया है। परिशिष्ट पर्वन नामक जैन स्रोत ने उन्हें नाई के पुत्र के रूप में उल्लेख किया है। अवैश्क सूत्रों के अनुसार नंदों का उल्लेख नाई के रूप में भी किया गया है। पुराणों में उनका उल्लेख अधार्मिक के रूप में किया गया है और इसके संस्थापक को महानंद के नाम से जाना जाता है। विष्णु पुराण के अनुसार महानंद का पुत्र शूद्र स्त्री से पैदा होगा, उसका नाम नंद होगा, जिसे महापद्म कहा जाएगा क्योंकि वह अत्यंत लोभी होगा। दूसरे परशुराम की तरह
वह क्षत्रिय जाति का विनाशक होगा, क्योंकि उसके बाद पृथ्वी के राजा शूद्र होंगे। वह पूरी पृथ्वी को एक छत्र के नीचे लाएंगे। तो उपर्युक्त ग्रंथों के आधार पर हम कह सकते हैं कि नंद शायद शूद्र जाति के थे और इसीलिए आज उन्हें भारत का पहला गैर क्षत्रिय राजवंश भी कहा जाता है। राजा महापद्म का उदय। हालांकि नंदों की उत्पत्ति पर बहस जारी रह सकती है, लेकिन इसके शासकों ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की। उनके पहले शासक, जिनकी पहचान महापद्म नंद के रूप में की जाती है, उन्होंने विभिन्न उपाधियां धारण की थी और उनके पास महत्वपूर्ण मात्रा में सैन्य शक्ति भी थी। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि बौद्ध, जैन और पौराणिक स्रोतों के ग्रंथों में लगभग 9 नंद राजाओं के नाम उल्लेख हैं। पुराणों ने उन्हें महापद्मपति अर्थात अनंत यजमान या अपार धन का स्वामी कहा है। इसने महापद्म के व्यक्तित्व को दूसरे परशुराम के रूप में भी वर्णित किया, क्योंकि उन्होंने सभी क्षत्रिय राजवंशों को उखाड़ फेंका था। हर्यक वंश के अजात शत्रु के मृत्यु के बाद मगध का क्षेत्र गंभीर रूप से कमजोर हो गया था। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश गद्दी पर बैठा। हालांकि उसका शासन लंबे समय तक नहीं चला और इसके अंतिम शासक यानी कालाशोका, जिसने राजधानी को पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दिया था, उनकी नंद वंश के संस्थापक महापद्म ने हत्या कर दी थी। क्षत्रिय राजाओं को पराजित कर अपना साम्राज्य स्थापित करने के बाद महापद्म ने एक राट की उपाधि धारण की। उन्हें सर्व क्षत्रांतक अर्थात क्षत्रियों को पालने वाला भी कहा जाता है। उनके साम्राज्य में अयोध्या, कौशल और कलिंग के क्षेत्र शामिल थे, जिसने उन्हें उत्तरी भारत का स्वामी बना दिया। उन्होंने कुरु, पांचाल, काशी, है आदि क्षेत्रों के क्षत्रिय राजवंशों को हराकर उस काल का सबसे मजबूत साम्राज्य स्थापित किया। उनके सिंहासन पर बैठने से क्षत्रिय जाति का वर्चस्व समाप्त हो गया और उसके अधीन शूद्र का स्वर्ण युग स्थापित हुआ। इसीलिए महापद्म नंद को एक महान ऐतिहासिक व्यक्ति माना जाता है। अपनी सैन्य उपलब्धि के अलावा महापद्म नंद ने कई सिंचाई कार्य भी किए और नहरें स्थापित की। यूनानी लेखकों ने इसे एग्रेम्स या जेनड्रम्स कहा है। वह एक शक्तिशाली राजा था जो अपने कार्यकाल के बाद के समय में अहंकारी और आत्म केंद्रित हो गया था। यूनानियों ने अपने लेखों में व्यास नदी के पार के क्षेत्र पर शासन करने वाले राजा के रूप में उनकी सैन्य कौशल का वर्णन किया है। ऐसा कहा जाता है कि उनके पास 20,000 घुड़सवार सेना, 2 लाख पैदल सेना, 2,000 घोड़े के रथ और लगभग 3 से 6,000 हाथियों की सेना थी। हालांकि जल्दी ही धनानंद ने अपनी स्थानीय जनता की नज़र में अपना सारा सम्मान खो दिया, क्योंकि उन्होंने भारी कर वसूलना शुरू कर दिया था। उसने अपनी प्रजा के खर्चे से भारी मात्रा में धन इकट्ठा किया, जिससे एक राजा के रूप में उसकी प्रतिष्ठा पूरी तरह से खराब हो गई। अंततः वह समय आ गया जब चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शिक्षक चाणक्य के कुशल मार्गदर्शन में पाटलिपुत्र के सिंहासन के लिए एक महत्वाकांक्षी कदम उठाया। कुछ असफल प्रयासों के बाद अंततः 321 ईसा पूर्व के आसपास इस राजवंश ने अंतिम शासक को पराजित किया गया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई। हेमचंद्र सूरी द्वारा लिखित पेरिसिस्ट प्रवन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद राजा को रथ पर जितना संभव हो उतना खजाना ले जाने की अनुमति दी थी। उनके साथ उनकी रानी और 2 राजकुमारियां भी थी। इस प्रकार भारतीय इतिहास का पहला साम्राज्य, जिसने अपने योग्य राजा महापद्म के अधीन इतनी समृद्धि हासिल की, अंततः प्रतिभाशाली तंत्र चंद्रगुप्त और चाणक्य से हार गया। और समय यात्रियों, आपके पास यह है नंद साम्राज्य की उल्लेखनीय कहानी। इसकी विनम्र शुरुआत से लेकर अंतिम पतन तक इस राजवंश की यात्रा हमारे अपने इतिहास और आकांक्षाओं का दर्पण है। इस साहसिक कार्य में मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि आपने हमारी खोज का आनंद लिया है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप इतिहास के रहस्यों को उजागर करने का कोई मौका ना चूकें। अगली बार तक खोजते रहें और सीखते रहें। इतिहास की सबसे मनोरम कहानियों को देखें और अधिक देखने के लिए स्क्रीन पर टैप करें। हमारे साथ जुड़े रहें। याद रखें, इतिहास हमारे वर्तमान और भविष्य को आकार देता है।